ध्रुव लकड़ी के एक बड़े से टब में लेटा हुआ था। इस टब के पानी में अमृत धारा मिली हुई थी। टब में लेटे हुए वो अपनी उस शक्ति को महसूस कर रहा था जिसे उसने अपनी मेहनत से हासिल किया था, और इसी के बलबूते पर उसने शक्तियों के 7वें सितारे को हासिल किया था। शक्ति के 7वें सितारे पर पहुंचने के तक आमतौर पर कड़ी मेहनत के बाद आराम करने की जरूरत होती है, जिससे कि शरीर रिकवर करता है। हालांकि ध्रुव को इसकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि उसके पास अमृत धारा जैसी औषधि थी जिसने उसके शरीर को हर ट्रेनिंग के साथ मजबूत बनाया था, और इस वक्त वो बहुत ही बढ़िया महसूस कर रहा था। कुछ देर और टब में लेटे रहने के बाद ध्रुव खड़ा होने लगा। उसके शरीर पर पानी की बूंदें सूरज की रोशनी में चमक रही थी। अपनी थकान को दूर करते हुए जैसे ही ध्रुव ने अपने दोनों हाथों को ऊपर किया, उसे अपनी हड्डियों के कड़कड़ाने की आवाज सुनाई दी। ऐसा करके उसे अच्छा लगा। अगले ही पल उसने अपने दाहिने हाथ को अपने बिस्तर की तरफ बढ़ाया और वहां से अपने कपड़ों को उठा लिया। टब से बाहर निकलने के बाद उसने कपड़े पहनते हुए खुद से कहा, ओहो, तो अब मेरी शक्तियों का सितारा बढ़ चुका है। अब मैं इन सितारों की वजह से किसी से भी पूरे आत्मविश्वास के साथ बात कर सकता हूं। खुद से इतना कहने के बाद उसे अपने अंदर की वैक्यूम हैंड तकनीक के बारे में कुछ याद आया। उसने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन मेरे पास जो वैक्यूम हैंड तकनीक है उसकी सबसे बुरी बात यह है कि मैं इससे दुश्मन का सिर्फ खून चूस सकता हूं, और वो भी ऐसे दुश्मन का जिसकी शक्तियों का सितारा मेरी शक्तियों से कम हो। वैक्यूम हैंड तकनीक की कमियों के बारे में सोचते हुए ध्रुव थोड़ा हताश हुआ। फिर उसने सोचा कि वैक्यूम हैंड तकनीक में कमियां जरूर थीं, लेकिन ये उसे मिली हुई सबसे पहली तकनीक थी। ध्रुव इतना खुद से कह ही रहा था कि तभी उसकी नजर उसकी ऊंचाई से थोड़ी ऊपर रखे एक फूलदान पर गई। उस फूलदान को देखते ही ध्रुव के दिमाग में कुछ सूझा। तभी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने सोचा कि क्यों ना वैक्यूम हैंड तकनीक का इस्तेमाल इस फूलदान पर किया जाए। अगले ही पल उसने उस फूलदान पर अपनी वैक्यूम हैंड तकनीक का इस्तेमाल किया। वो फूलदान हवा में उड़कर उसकी तरफ आने लगा और हवा में ही उसके कई टुकड़े हो गए और सारे टुकड़े गिरकर जमीन पर बिखर गए। ये देखकर उसे थोड़ी तसल्ली मिली। उसने मन ही मन मुस्कुराते हुए खुद से कहा, यह ठीक था, लेकिन ये फूलदान वैसे नहीं टूटा जैसे टूटना चाहिए था। ध्रुव ने एक बार फिर से इसी तकनीक का इस्तेमाल करने का सोचते हुए अपने पैरों को पीछे किया और चिल्लाते हुए कहा, वैक्यूम हैंड! उसके इतना कहते ही उसके हाथों से हवा निकली जिसने फूलदान को अपनी जगह से हिला दिया। फूलदान इस वक्त हवा में आ चुका था और ध्रुव की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी खिड़की से एक तेज हवा आई जिसने फूलदान की दिशा बदलने की कोशिश की। अब उस फूलदान पर 2 दिशाओं से हवा आ रही थी, जिसकी वजह से उस पर इतना ज्यादा दबाव बना कि दूसरा फूलदान भी जमीन पर गिरकर चूर चूर हो गया। उसके टुकड़े चारों तरफ बिखर गए, लेकिन इस बार जिस तरीके से उसके टुकड़े हुए थे, ध्रुव के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। इस बार उस फूलदान की हालत पहले वाले से बहुत ज्यादा बुरी थी। ये सब करने में भले ही ध्रुव की बहुत सारी शक्ति खर्च हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक खुशी साफ दिखाई दे रही थी। इस एक्सपेरिमेंट से उसे ये समझ आया कि अगर उसके पास एक और कोई तकनीक होती जो वैक्यूम हैंड के अपोजिट होती, तो फिर वो उन दोनों ताकतों को एक साथ मिलाकर कामयाब हो सकता था। तभी ध्रुव की काली अंगूठी में से विदुर हंसते हुए बाहर आया और उस फूलदान के टूटे हुए टुकड़ों के इर्द गिर्द घूमते हुए कहने लगा, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन। तुम बहुत ही जल्दी इस वैक्यूम हैंड तकनीक का उपयोग करना सीख जाओगे। विदुर के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर ध्रुव के चेहरे पर भी एक पल के लिए मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल उसने थोड़ा मायूस होते हुए कहा, क्या आप मुझे कोई और शक्ति की तकनीक सिखा सकते हैं जो कि वैक्यूम हैंड तकनीक के अपोजिट हो, ताकि मैं उन दोनों तकनीक को एक साथ इस्तेमाल कर सकूं। इतना कहते हुए ध्रुव चुप हो गया। ध्रुव की बेताबी को देखकर विदुर समझ चुके थे कि वो क्या चाहता था। अगले ही पल विदुर ने कहा, चलो अब इस तरह से उदास चेहरा बनाना बंद करो। मैं सब समझता हूं कि तुम मुझसे जल्दी जल्दी कुछ और भी सीखना चाहते हो। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए विदुर ने कहा, देखो, ऐसा नहीं है कि तुम दुनिया के पहले इंसान हो जिसके खुराफाती दिमाग में इस तरह से 2 अपोजिट यानी विपरीत ताकत की शक्तियों की तकनीक सीखने की बात घूम रही हो। लेकिन तुम्हें इस बात को समझने की जरूरत है कि ऐसा कर पाना नामुमकिन जैसा है। किसी भी 2 विपरीत तकनीकों को मिलाकर इस्तेमाल कर पाना यह आज तक कोई नहीं कर पाया। विदुर की इस बात पर ध्रुव की आंखें बड़ी हो गईं और उसने हैरानी के साथ कहा, आचार्य, क्या आपके पास भी इस तरह की किसी शक्ति की कोई तकनीक नहीं है? अगले ही पल ध्रुव का उदास चेहरा देखकर विदुर ने उसे अपने सामने बिठाया
और उसके ठीक पीछे खड़े होकर कहने लगे, बहुत वक्त पहले मैंने किसी के लिए एक दवाई बनाई थी और उसके बदले में मैंने उससे वैक्यूम हैंड जैसी शक्ति की एक तकनीक ली थी। अगर उस वक्त मेरे पास वो दवाई नहीं होती तो आज शायद मेरे पास वैक्यूम हैंड जैसी तकनीक नहीं होती। इस बात को काफी समय हो गया। आज तुमने इस बारे में बात की तब जाकर मुझे ये किस्सा याद आया। ध्रुव से इतना कहने के बाद विदुर ने उसके सर पर अपना हाथ रखा और कहा, ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। अपनी दोनों आंखें बंद करो और ध्यान मुद्रा में बैठ जाओ। इतना कहते ही विदुर ने अपने पास से एक तकनीक से जुड़ी हुई सारी जानकारी ध्रुव के दिमाग में भेजना शुरू कर दी। थोड़ी देर में ध्रुव के दिमाग में इस नई तकनीक से जुड़ी कई सारी जानकारी आ गई। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए विदुर ने कहा, फायर पाम तकनीक, लो लेवल, धक्का देने वाली एक मजबूत ताकत। इस तकनीक की खोज एक लोहे के काम करने वाले इंसान ने की थी। बहुत सालों की कड़ी मेहनत के बाद उसने इस फायर पाम तकनीक की खोज की थी। जब विदुर ने यह कहा कि फायर पाम तकनीक की खोज एक लोहे का काम करने वाले इंसान ने की थी तो वो हैरान रह गया, क्योंकि किसी भी तकनीक की खोज करना बहुत मुश्किल होता है। एक आम इंसान के लिए इसकी खोज करना तो जैसे नामुमकिन जैसा था। लेकिन फायर पाम तकनीक को सीखना कोई मुश्किल काम नहीं था और विदुर की मदद से ध्रुव को इसके बारे में समझने में सिर्फ 2 घंटे लगे। ध्रुव ने अपने कमरे के आखिरी फूलदान को देखा और एक गहरी सांस लेते हुए अपने हाथ को घुमाकर कहा, वैक्यूम हैंड। उसके इतना कहते ही वो फूलदान बहुत ही तेजी के साथ उड़ते हुए ध्रुव की तरफ आने लगा। उसे अपनी ओर तेजी से आता देखकर उसने वैक्यूम हैंड का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। वो फूलदान अब ध्रुव के सर पे टकराने ही वाला था कि तभी उसने अपनी तकनीक को फायर पाम तकनीक के साथ जोड़ते हुए कहा, फायर पाम। उसी वक्त हवा का एक तेज झोंका आया। 2 दिशाओं में हवा के बहने से ऐसा लग रहा था मानो कि कमरे में कोई तूफान आ गया हो। तभी फूलदान के टूटने की एक जोरदार आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार 2 अपोजिट ताकतों से फूलदान एक धूल में बदल गया। 2 अपोजिट यानी विपरीत ताकतों के इस्तेमाल से उस फूलदान को चकनाचूर होते देखकर विदुर के मुंह से निकला, बहुत ही बेहतरीन ध्रुव, ये तो तुमने कमाल ही कर दिया। ये सुनकर ध्रुव फूलदान में हुए धमाके के धुएं से बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक जीत वाली खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसने सोचा, अगर वो इन दोनों तकनीकों का अच्छे से इस्तेमाल करना सीख गया है तो वो मुश्किल मुकाबलों में अपने सामने वाले को हैरान कर सकता है। वो मुस्कुराते हुए विदुर के पास आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर विदुर के चेहरे पर भी खुशी नजर आ रही थी। विदुर ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, बहुत ही अच्छे, लेकिन अभी आगे तुम्हें इससे भी अच्छा प्रदर्शन करना है, उसके लिए तैयार रहना। विदुर के मुंह से इतना सुनकर ध्रुव उन्हें हैरानी से देख ही रहा था। तभी विदुर ने उसे याद दिलाते हुए सिर्फ इतना कहा, 3 महीने बाद यूथ सेरेमनी है ध्रुव। विदुर की इस बात का जवाब देते हुए ध्रुव ने जोश के साथ कहा, हाँ मुझे अच्छे से याद है और मैं इस चुनौती के लिए तैयार हूं। समय बीतता गया। इस बात को 2 महीने बीत गए। अब यूथ सेरेमनी में बस 1 ही महीना बचा था। उसने अपने पास बची हुई थोड़ी सी अमृत धारा को देखते हुए कहा, क्या इस अमृत धारा का इस्तेमाल करके मैं 7वें से 8वें सितारे पर पहुंच जाऊं आज के टेस्ट के पहले। लेकिन ध्रुव ने पता नहीं क्यों उस अमृत धारा को वापस रख दिया। फिर उसने अपना काला कोट निकाला और टेस्ट के लिए जाने लगा। यूथ सेरेमनी के ठीक 1 महीने पहले एक टेस्ट होता था। इस टेस्ट में उन लोगों को शौर्य दल से बाहर कर दिया जाता था जिनकी शक्ति का सितारा 7 से कम होता था, और जिनकी शक्ति का सितारा 7 से ज्यादा होगा उन्हें यूथ सेरेमनी के बाद ट्रेनिंग ग्राउंड में आकर अलग अलग तकनीक सीखने का मौका मिलेगा। ध्रुव और इरा उस टेस्ट के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच गए। उन्हें देख वहां मौजूद सभी लड़के जलन के मारे आपस में बात करने लगे। उन्हीं में से एक किनारे में गुट बनाकर खड़ा सनी ध्रुव को गुस्से भरी नजरों से घूर रहा था। उसने धीमी आवाज में खुद से कहा, आज देखता हूं कि ये कैसे अपना मुंह छुपाकर भागेगा। उस दिन बड़े तेवर में आके इसने चैलेंज ले लिया था। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वहीं दूसरी ओर सबकी जलन और सबके गुस्से को नजरअंदाज करते हुए ध्रुव और इरा चलते चलते एक दूसरे से बात कर रहे थे। ध्रुव की चाल से ऐसा लग रहा था कि उसे इस टेस्ट की चिंता ही नहीं थी, जिसे देखकर बाकी लोग थोड़े चौंक गए थे। यही सोचते हुए दल के एक बुजुर्ग ने कहा, ध्रुव की चाल से तो ये लग रहा है कि वो पहले ही हार मान चुका है। वैसे वो गलत भी नहीं है। उस बुजुर्ग की ये बात अरेंद्र को बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी उन्होंने तुरंत कुछ ना कहकर थोड़ा इंतजार किया। और जैसे ही बुजुर्ग ने अरेंद्र की तरफ देखा
अरेंद्र ने उनसे कहा, मुझे लगता है आपको भविष्यवाणी करने की बजाय नतीजे पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो वक्त आने पर आपको ही बुरा लगेगा। यह कहकर अरेंद्र ने ध्रुव को देखा, जो सूरज की तेज रोशनी में भी आराम कर रहा था। उनके जवाब से नाखुश होकर उस बुजुर्ग ने अरेंद्र से कहा, मुझे नहीं लगता कि नतीजा भविष्यवाणी से कुछ अलग होगा। देखो जरा उसे, उसमें जीतने की आग ही नहीं है। उस बूढ़े आदमी ने इतना कहा ही था कि एक और बुजुर्ग आदमी ने उन दोनों की बहस रोकते हुए कहा, मुझे लगता है हमें टेस्ट शुरू करना चाहिए, वक्त हो गया है। उस बुजुर्ग के आदेश पर अरेंद्र अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और सबको देखते हुए उसने चिल्लाते हुए कहा, शांत हो जाइए, आप सभी शौर्य दल की आने वाली पीढ़ी हैं। शौर्य दल की रक्षा आप सभी के कंधों पर है। टेस्ट में पास होने के लिए आपको 7 सितारों की जरूरत है, और अगर कोई 7 सितारे नहीं ला पाया तो उसके पास एक मौका यह है कि वो किसी 7 सितारे वाले को चैलेंज कर सकता है। अगर वो चैलेंज जीत जाता है तो उसकी गिनती भी 7 सितारे वालों के साथ ही होगी। उम्मीद है कि सब लोग नियम समझ गए होंगे, तो टेस्ट शुरू करते हैं। अरेंद्र के ऐलान के बाद टेस्ट शुरू हुआ। सबसे पहले एक आदमी मंच पर आया और सबके नाम की एक लिस्ट अपने हाथ में लिए एक एक करके सबको बुलाने लगा। टेस्ट शुरू होने के बाद ट्रेनिंग कैंप में हर जगह टेंशन थी। ध्रुव ने देखा कि जो लोग 7 सितारे हासिल नहीं कर पाए थे वो उदास होकर कोने में रो रहे थे, लेकिन ध्रुव को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जानता था कि ये वही लोग थे जो कम सितारे वालों का मजाक उड़ाते थे। उन्होंने ध्रुव का भी ना जाने कितनी बार मजाक बनाया था। दूसरों की खिल्ली उड़ाते हुए उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी भी ऐसी शामत आ सकती थी। वहीं ध्रुव को उन्हें देखकर एक पुरानी कहावत याद आ गई, दूसरों का मजाक बनाने वाले अंत में खुद मजाक बन जाते हैं। वहीं उसके बगल में बैठी ईरा उन लोगों को नजरअंदाज कर रही थी। तभी उसका ध्यान टेस्ट के लिए जाती एक लड़की पर पड़ा। उसने ध्रुव से कहा, देखो काव्या। उसके ये कहते ही ध्रुव का ध्यान उन लोगों से हटकर अचानक मंच की तरफ गया, जहां टेस्ट देने की बारी अब काव्या की थी। ध्रुव की आंखें उसे देखकर चमक उठी थीं, जिस पर ईरा ने गौर किया था। वो जानती थी कि ध्रुव और काव्या पहले एक दूसरे के बहुत करीब थे। इस बात से ना जाने क्यों ईरा को थोड़ी जलन होती थी, लेकिन उसने ध्रुव से कभी कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो जानती थी ध्रुव इस बात पर कैसे रिएक्ट करेगा। पलक झपकाते हुए उसने देखा कि ध्रुव काव्या की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसने सोचा, न जाने आज के नतीजे के बाद काव्या ध्रुव की तरफ देखे भी या नहीं। तभी ध्रुव ने अपने कंधे पीछे करते हुए कहा, कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कमी तो रह ही जाती है। हमारे दल में शायद ही कोई ऐसी लड़की होगी। ईरा ने अचानक उसकी बात काटते हुए कहा, मैं हूं ना। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। उसकी बात सुनकर ध्रुव ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तुम हो तो, लेकिन मैं कुछ और बात कर रहा हूं, छोड़ो, तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा। ये सुनते हुए भी ईरा मुस्कुरा रही थी। वो जैसे अपनी याद में खो गई थी। उसे याद आया कि जब वो और ध्रुव छोटे थे तब ध्रुव उसे ट्रेनिंग दिया करता था। आज ईरा जो कुछ भी जानती थी उसकी एक बहुत बड़ी वजह ध्रुव था। वो अपनी यादों में खो गई थी, जहां उसे छोटा ध्रुव और छोटी ईरा खेलते कूदते दिख रहे थे। ये याद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ साथ गालों पर डिंपल्स भी ले आई। उसने अपने आसपास देखा तो उसे एहसास हुआ कि शौर्य दल में ऐसे बहुत सारे लड़के नहीं थे जो ध्रुव जैसे थे। ये ईरा की किस्मत थी कि उसे ध्रुव जैसा ही कोई लड़का चाहिए था, और वैसा पूरे शौर्य दल में कोई और नहीं था। ध्रुव और ईरा को मुस्कुराते देख दूर खड़े सनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। जलन की आग दिल में लिए उसने उन दोनों की तरफ अपने कदम बढ़ाए। तभी मंच से एक आवाज आई, काव्या 8 सितारे, रैंक 0, हाई लेवल। सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।